एवरीवन, स्वागत है आपका आज हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी 9th क्लास की बायोलॉजी में। देखिए, जब आप 8th क्लास पास करके आते हैं तो पहली बार आप जो बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ते हैं वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जब आपने 8th क्लास तक पढ़ा था तो मोस्टली आप साइंस में कंबाइन ही पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंबाइन पढ़ते हैं। लेकिन 9th क्लास से पहली बार ऐसा होता है कि हर एक सब्जेक्ट की अलग एक आइडेंटिटी बन जाती है और आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को अलग अलग तरीके से देखने लगते हैं। पहले तो कंबाइनली आप साइंस कहते थे, अब आप कहते हैं कि बायोलॉजी पढ़नी है स्पेसिफिकली, या केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम आज इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। मेरा नाम है भूमिका दीक्षित और मैं बायोलॉजी आपको पढ़ाने वाली हूँ। मुझे बायोलॉजी पढ़ाना अच्छा लगता है और मैं यूट्यूब पर 9th, 10th और 8th की फिलहाल बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। आगे हम फर्दर क्लासेस में भी पढ़ाएंगे, बट इस टाइम पे स्टार्टिंग फेज में हम सिर्फ 9th, 10th और 8th को ही अभी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी के छोटे छोटे टर्म्स जो आप एनसीईआरटी में देखते हैं, जो एनसीईआरटी की बहुत खूबसूरत चीज़ है कि क्या है, एनसीईआरटी में ऐसे ऐसे फैक्ट्स दिए हुए हैं, कई बार हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उसकी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरा फोकस पूरा इस बात पे रहता है कि आपको सारी वो चीज़ें पढ़ाई जाए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ के साथ एनसीईआरटी की वो छोटे छोटे बेसिक जो आपके होते हैं, जो आप कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, या कह सकते हैं एनसीईआरटी की हिडन लाइंस जो होती हैं, वो पढ़ाने का मुझे बड़ा शौक है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को। तो फंडामेंटल का मीनिंग क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। बेसिक कैसे? जैसे कि आप कहते हैं ना, स्कूल में आपके फंडामेंटल्स मजबूत होने चाहिए, यानी कि आपके बेसिक्स जो है वो मजबूत होने चाहिए। बेसिक्स का क्या मतलब है? यानी कि एक तरीके से वो चीज़ जिससे सारी की सारी आगे आने वाली चीज़ें अराइज होने वाली हैं। कैसे? जैसे कि अगर आपने बचपन में पढ़ना स्टार्ट करा था ABCD, ये सब आपने अल्फ़ाबेट्स पढ़ने स्टार्ट करे थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इन्हीं चीज़ों से अराइज हुए वर्ड्स, सेंटेंस, पैराग्राफ, फिर आज आप कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ते हैं। तो क्या है ये? एक फंडामेंटल क्या था आपका? फंडामेंटल थे आपके अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट वो सबसे छोटी यूनिट थी जहाँ से आपने पढ़ना स्टार्ट करा था। सिमिलरली ये क्या कह रहे हैं? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ मतलब जिंदगी, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पे बात करी जा रही। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो सबसे छोटी यूनिट क्या है जिससे कि हम बने हुए हैं। तो देखिए, जैसे कि एक दीवार होती है वो छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलकर के बनी है ना, वैसे ही हम जो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म है ना, वो छोटी छोटी सेल्स से मिलकर के बने होते हैं। बहुत छोटी छोटी जैसे ब्रिक्स होती है, ऐसी हमारी बॉडी में मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब हम चैप्टर हमारा स्टार्ट कर सकते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है कि भाई हम जो आज पढ़ रहे हैं कि हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है? सेल की बनी हुई है। तो ये सबसे पहले निकाला किसने था? यानी कि डिस्कवरी ऑफ सेल किस तरीके से हुई थी। और हाँ, एक बात और ज़रूरी कि जो नोट्स बनाने की आपको टेंशन रहती है, तो फिलहाल मेरे सब्जेक्ट में तो आपको नोट्स की चिंता नहीं करनी है। जो मैं सिंपली बोर्ड पर लिखती जाऊंगी वो आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। ये नोट्स आपके लिए सफिशिएंट होंगे। ओके, और उसके बाद आप एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग लगाइए। नोट्स को अपने तैयार रखने के लिए आप जो मैं बोर्ड्स पर जिस फॉर्मेट में रख रही हूँ ना, उस फॉर्मेट पे आप लिखते चलिए। देखो, नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिखें। नोट्स का मतलब होता है पॉइंट्स में लिखना, या फिर एरोज लगा करके छोटी छोटी बातों को है ना, बहुत बड़े पैराग्राफ से छोटे में लिखना है, जो आपको रिकॉल करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कि सेल की खोज कैसे करी गई? डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया था? सबसे पहले सेल को डिस्कवर करने वाले थे साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक। ठीक है, इन्होंने क्या करा था? कौन से ईयर में? भाई 1665 में। देखो कितनी पुरानी बातें चल रही हैं। 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या करा, वो कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करते रहते थे, है ना। तो उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी जिसके अंदर उन्होंने सेल के बारे में डिस्क्राइब करा था। उनकी बेसिकली एक किताब थी जिसके अंदर ये सब लिखा हुआ था कि किस तरीके से मैंने सेल को डिस्कवर किया, यानी कि रॉबर्ट हुक ने खुद लिखा था। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या करा, कुछ उनको तो साइंटिस्ट है तो भाई दिमाग में खलल तो उठेगी कुछ ना कुछ करने की। तो उन्होंने क्या करा, जो पेड़ होते हैं ना, पेड़, अब आप देखते हैं बड़े बड़े ट्रंक वाले जो पेड़ होते हैं ना, तो उनमें क्या होता है, एक आउटर कवरिंग होती है ब्राउन कलर की, इसको कहते हैं बार्क या फिर छाल। ठीक है, बार्क या फिर छाल। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने पेड़ की जो बार्क होती है ना, बार्क क्या होती है? बार्क होती है आउटर मोस्ट पार्ट। किसका? आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ट्री। ठीक है, पेड़ का आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है ना, उसको क्या करा, उस एरिया को कट करा।
ठीक है। अब उसी को यहाँ पे ये भी कह देते हैं कि बार्क की जगह कई लोग कह देते हैं कि उन्होंने कॉर्क का इस्तेमाल करा था। कॉर्क भी बार्क में से ही बनती है, ठीक है। कॉर्क क्या होती है, जैसे आप बॉटल्स वगैरह देखिए आपने, जो कांच की बॉटल होती है, वो जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं भूत पकड़ने वाली बॉटल होती है ना, उसके ऊपर क्या लगाते हैं, एक लकड़ी का लगाते हैं, हल्का सा होता है बहुत, तो जो लकड़ी का वो लगाते हैं ना उसको कहते हैं कॉर्क, और वो बार्क से बनती है, यानी कि पेड़ की आउटर कवरिंग से बनती है, ठीक है। अब ये जो होती है ना ब्राउन कलर की डार्क सी कवरिंग जो होती है, ये क्या होती है, ये पेड़ की बहुत हार्ड होती है ना, आपने देखा होगा बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं उसमें हार्ड कवरिंग होती है, इसको बार्क बोलते हैं। अब ये बार्क में क्या होता है, डेड सेल्स होती है, जिंदा नहीं होती, इसके अंदर होती है डेड सेल्स, यानी कि इनके अंदर जान नहीं होती। ये जो बाहर की सेल्स होती है इनके अंदर जान नहीं होती। जैसे कि हमारे हेयर्स है, हेयर क्या है, हेयर में कोई जान थोड़ी ना है, हेयर में थोड़ा ना कुछ होता है, हेयर क्या है, एक डेड सेल होते हैं, हमारे जो हेयर्स होते हैं वो डेड सेल के बने हुए होते हैं। इसी तरीके से जो हमारा पेड़ होता है ना, उसकी जो बाहर की कवरिंग होती है बहुत ज़्यादा ब्राउन वाली, तो उसको क्या कहते हैं, बार्क, वो डेड होती है, ठीक है, डेड सेल्स की बनी हुई होती है। अब उन्होंने क्या करा, रॉबर्ट हुक साहब ने क्या करा, इसी बार्क का एक छोटा सा स्लाइस काटा और उसको ऑब्जर्व किया। किसको ऑब्जर्व किया, इसी बार्क को ऑब्जर्व किया। किसके अंडर ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व अंडर सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है, छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि उस कॉर्क के स्लाइस को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, और वो माइक्रोस्कोप भी उन्होंने खुद ही बनाया था। अब खुद ही सोचिए 1665 में माइक्रोस्कोप बना, तो ये इतना एडवांस थोड़ी ना होगा जितना अब हमारा होता है। तो वो क्या था, वो थोड़ा सा कैसा था, प्रिमिटिव टाइप का था। ये जो माइक्रोस्कोप था ना थोड़ा सा प्रिमिटिव था, यानी कि पुराने टाइप का था, इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था, ठीक है। अब उन्होंने जब इसके नीचे उसको रखा तो क्या हुआ, उन्होंने जैसे ही उसको इसके नीचे रखा तो उनको कुछ माइक्रोस्कोप में दिखा। कैसा स्ट्रक्चर दिखा, देखिए अभी दिखाती हूँ, उनको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है, ऐसा। जैसे आप देखते हैं ना कि मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया। इसी तरीके से बड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर मैं बना दूं, इसको भी कंप्लीट कर दूं, तो इस तरीके का उन्हें कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया। इसको क्या कहते हैं, मैं कह सकती हूँ ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसी तरीके का होता है हनीकॉम्ब, तो कुछ हनीकॉम्ब जैसा उनको स्ट्रक्चर दिखाई दिया जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क की स्लाइस को रखा। अब ये जो आप देख रहे हैं ना हनीकॉम्ब के लाइक जैसे स्ट्रक्चर है, तो ये क्या थे, ये एम्प्टी थे, खाली थे, इनके अंदर कुछ भी नहीं था। वैसे सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इन सेल्स के अंदर कुछ भी नहीं था जो बार्क की थी। क्यों थी, अभी बताया था ना कि जो बार्क की सेल्स होती है ये कैसी होती है, डेड सेल्स होती है, इनकी मरी हुई सेल्स होती है, तो इनके अंदर कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आउटर हार्ड कवरिंग रह जाती है। इनकी जो आउटर कवरिंग है ना, ये सिर्फ ये रह जाती है, अंदर का जो सारा काम तामझाम होता है वो सब गायब हो जाता है मरने की वजह से, ठीक है। तो ये क्या था, ये हनीकॉम्ब जो थी ना, ये डेड सेल्स थी, डेड सेल्स थी। लेकिन फिर भी वो क्या कहता है कि ये जो सेल्स है ना, ये सेल कैसी लग रही है, ये कुछ रूम जैसा लग रही है, ठीक है, रूम जैसा लग रही है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो रूम जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, इसका मैं नाम रखूंगा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इनको कहा कि मैं इनका नाम रखूंगा। क्या नाम रखूंगा, सेल। और यहीं से डिस्कवरी हुई सेल की, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, डेड सेल्स, उन्होंने उसको कहा सेल। अभी सेल वर्ड कहाँ से आया, ये सेल वर्ड आया लैटिन लैंग्वेज से। कहाँ से आया, लैटिन लैंग्वेज से। लैटिन लैंग्वेज में सेल से क्या आया, सेल बेसिकली आया था सेल्यूला वर्ड से, सॉरी लैंग्वेज से। सेल बेसिकली वर्ड जो आया था वो आया था वर्ड सेल्यूला से, ठीक है। सेल्यूला एक लैटिन वर्ड है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्मॉल चेम्बर्स, स्मॉल चेम्बर्स, या फिर हम कह सकते हैं स्मॉल रूम्स, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि सेल्यूला जैसे ये लग रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे स्मॉल रूम जैसे या चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर है, तो जिनको मैंने कह दिया कि ये सेल्यूला है। इस तरीके की डिस्कवरी किसने करी, हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने। लेकिन दिक्कत यहाँ ये आई कि इन्होंने जो डिस्कवरी किया वो तो मरी हुई सेल्स है, वो तो डेड सेल्स है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये डिस्कवरी हुई ना, इसके कुछ समय बाद हमारे एक और महान साइंटिस्ट आते हैं। यहाँ पे हमारी डिस्कवरी शायद मेनली ये है, ठीक है। रॉबर्ट हुक की जो डिस्कवरी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहला पार्ट यही है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो क्या हुआ, इसके बाद रॉबर्ट हुक साहब के साथ बाद क्या हुआ, हमारे एक और साइंटिस्ट आए, एक और साइंटिस्ट आए। उनका नाम क्या था, उनका नाम था एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। क्या नाम था, एंटन वॉन ल्यूवेनहुक, ठीक है। इस नाम के साइंटिस्ट है, नाम को देख के नहीं डरना, थोड़ा सा खतरनाक सा नाम है इनका, है ना। क्या कर सकते हैं, बाहर से आए हैं ना, इसलिए खतरनाक नाम वाले होते हैं।
तो क्या था, इन एंटन वॉन लीeuwenhoek ने क्या करा, इन्होंने भी अपना ही माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक है, उनका भी अपना माइक्रोस्कोप था, इनका भी अपना माइक्रोस्कोप था, लेकिन क्या था, इनका थोड़ा सा ना, इन एंटन वॉन लीeuwenhoek का क्या था, थोड़ा सा डेवलप्ड माइक्रोस्कोप था, ठीक है, थोड़ा सा डेवलप्ड माइक्रोस्कोप था। अब उसके नीचे इन्होंने क्या करा, अब डेवलप्ड माइक्रोस्कोप पे क्या हुआ, इन्होंने डिस्कवरी की थी फ्री लिविंग सेल्स की। जैसे कि रॉबर्ट हुक साहब ने क्या करा था, डेड सेल्स की डिस्कवरी की थी, इसी तरीके से इन्होंने करी थी लिविंग सेल्स की डिस्कवरी। किसमें, इन्होंने फ्री लिविंग सेल्स जो थी ना, फ्री लिविंग सेल्स, उसकी डिस्कवरी किसके अंदर करी थी, डिस्कवरी की थी उन्होंने इन वाटर। किसमें करी थी, पानी में करी थी, ठीक है, पानी को उन्होंने ऑब्जर्व करा और उन्हें उसमें कुछ फ्री लिविंग सेल्स दिखाई दी थी, या फिर हम कह सकते हैं कुछ बैक्टीरिया दिखाई दिए थे। बैक्टीरिया भी तो एक तरीके के सेल ही होते हैं, तो सेल दिखाई दी थी, यानी कि उन्हें कुछ कुछ उसमें बैक्टीरियाज दिखाई दिए थे। तो एंटन वॉन लीeuwenhoek ने क्या करा था, लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी। अगर आपसे कोई पूछे कि सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, तो आप बोलेंगे रॉबर्ट हुक ने करी थी। लेकिन अगर स्पेसिफिकली कोई पूछे कि डेड सेल्स की और लिविंग सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी, तो डेड सेल्स की करी थी रॉबर्ट हुक ने, और एंटन वॉन लीeuwenhoek ने करी थी हमारे लिविंग सेल्स की डिस्कवरी, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, सेल की डिस्कवरी हो गई। अब आपको लग रहा होगा सेल की डिस्कवरी करके क्या ही कर लिया, सेल की को तो कोई बहुत खास डिस्कवरी नहीं थी, लेकिन नहीं, ये जो डिस्कवरी थी ना, अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। सोचिए उस टाइम पे किसी ने इतना सोचा कि हम भी किसी चीज़ के बने हैं, हमारी भी कोई छोटी सी यूनिट है जिसके हम बने हुए हैं, इतना किसी ने सोचा था, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, अब अलग अलग तरह तरह की बातें होने लगी सेल्स के बारे में। तो कुछ 3 बेसिक बातें बताई गई, हमारे अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्हें कुछ 3 बेसिक बातें बताई हमारी सेल के बारे में, जिसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी। क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है, सिंपल कुछ नहीं, 3 बेसिक बातें हैं हमारे सेल के ही बारे में, ठीक है। अब ये सेल थ्योरी कही किसने थी, है ना। सेल थ्योरी में सबसे पहले 2 स्टेटमेंट देखिए। सेल थ्योरी में क्या कहा गया, पहला उसमें स्टेटमेंट कहा गया कि भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, आपकी किताब में लिख रखा है प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, बैक्टीरिया वगैरह नहीं, प्लांट्स एंड एनिमल्स से यहाँ पे कहने का मतलब है सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, फंगाई हो, बैक्टीरिया हो, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। ये था पहला स्टेटमेंट किसका, सेल थ्योरी का। उसके बाद दूसरी बात बोली गई सेल के बारे में कि सेल इज द बेसिक, या फिर मैं कह सकती हूँ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल, ये तो नाम है हमारे चैप्टर का, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब था कि भाई जितने भी हमारी, देखो पूरी बॉडी, हम जैसे मल्टी सेल्युलर छोड़ दीजिए, नहीं समझ आया तो, हम क्या है, हम बहुत बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर के बने हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा है, हमारे फॉर एग्जांपल अगर मेरे अंदर, मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऑक्सीजन अपने अंदर ले रही हूँ, तो मेरे अंदर एनर्जी बन रही है ना, मेरी बॉडी के हर ऑर्गन को, हर पार्ट को, उंगलियों को, हाथों को, पैरों को, आंखों को, सबको चलने के लिए एनर्जी की जरूरत है। तो हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, एनर्जी बन रही है, लेकिन एनर्जी कहाँ बन रही है, तो एनर्जी बॉडी की हर एक सेल के अंदर बन रही है। यानी कि कोई भी काम होता है ना, तो उसको सबसे छोटे लेवल पर करने वाली सेल होती है, इसलिए इसे कहा जाता है कि ये बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, इसी से ही सारे कामों की शुरुआत होती है। सारे काम छोटे लेवल पर कर तो कोई ना कोई सेल ही रही है, बस क्या है, ऐसी बहुत सारी सेल्स मिलकर के आपस में ऐसा काम कर रही हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब ये जो 2 हमारे स्टेटमेंट थे, किसने दिए थे, ये दिए थे हमारे 2 साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था श्लीडेन एंड शॉन, ठीक है। ये 2 साइंटिस्ट थे, हमारे जो श्लीडेन और शॉन, ये हमारे 2 क्या थे, साइंटिस्ट थे। कौन से ईयर में, इन्होंने कहा था 1838 में, और इन्होंने कहा था 1839 में। इन दोनों ने मिलकर के ये चीज ऑब्जर्व करी, ठीक है। एक था हमारे बॉटनिस्ट, एक थे हमारे जूलॉजिस्ट। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने मिलकर के हमारी 2 स्टेटमेंट निकाली, बेसिक जो हमारी बातें थी सेल के बारे में। क्या कहा, पहला इन्होंने कहा कि सारे ऑर्गेनिजम्स सेल के ही बने हुए हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, कोई भी हो जाए। और क्या कहा कि सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि उसी से सारे कामों की शुरुआत होती है, एक ऑर्गेनिज्म की शुरुआत होती है, ठीक है। अब ये किसने दी, ये 2 साइंटिस्ट ने दी। अब क्या हुआ, ये 2 स्टेटमेंट पहले आ गए, फिर क्या हुआ,
फिर देखा गया यार कुछ खाली खाली सा लग रहा है ना, कुछ खाली खाली सा लग रहा है। तो उसमें क्या देखा कि कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ खाली खाली सा, इसमें एक स्टेटमेंट और ऐड करा जाने। तो ये तीसरा स्टेटमेंट किसने ऐड करा? इन दोनों के अलावा एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चॉ। यहीं पर लिख देता है, क्या नाम था? रुडोल्फ वर्चॉ। ठीक है, ये हमारे तीसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल थ्योरी में एक और नया स्टेटमेंट ऐड करा। क्या स्टेटमेंट ऐड करा इन्होंने? इनका भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। भाई इज्जत रखनी जरूरी है, इन सभी साइंटिस्ट ने हमारे लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन करा है। तो इन्होंने हमारे को सेंटेंस दिया ओमिनी सेल्यूला ई सेल्यूला, है ना। अब आप कहेंगे इसे कैसे समझें भाई, ये कौन सी भाषा में लिख दिया? चाइनीज भाषा में लिख दिया, है ना। चाइनीज भाषा नहीं है, ऐसी लैटिन लैंग्वेज है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इस सेंटेंस का ऑल सेल्स, या फिर मैं कह सकती हूँ ऑल न्यू सेल्स, जितनी भी नई सेल्स होती है ना, सेल्स अराइज फ्रॉम, कहाँ से अराइज होती हैं, कहाँ से बनती है? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए आपने देखा होगा हमारी बॉडी में, भाई ऐसा तो है नहीं कि एक ही, जितने बड़े थे उतने ही है। हम क्या हुआ, जैसे हम जब बॉर्न होते हैं, हम बहुत छोटे थे, तो क्या हुआ, इतने से थे ना, फिर हमारा साइज बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, हम इतने बड़े हो गए। तो क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर नई नई सेल्स आई होंगी, तभी तो हमारा साइज बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा तभी तो है, जब हमारे अंदर नई सेल्स आई होंगी। तो अब बात यह है कि हमारे अंदर जो नई सेल्स आती हैं वो बनती कहाँ से है? तो उन्होंने तीसरा स्टेटमेंट जो रुडोल्फ वर्चो ने दिया था ना, वो इस बारे में ही दिया था कि जो सेल्स होती हैं, नई सेल्स जो आती हैं, जो नई सेल्स बनती हैं, वो बनती कहाँ से है? तो उन्होंने कहा कि जितनी भी सेल्स है ना, कोई भी सेल हो जो भी बन रही है, वो किसी ना किसी पुरानी सेल से ही बनती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी में मेरे पास एक सेल थी, ठीक है, मेरी बॉडी में क्या थी, मेरे पास एक सेल थी। अब इस सेल को क्या हुआ, इस सेल को है ना ऐसा मन हुआ बहुत ज़्यादा कि यार मुझे तो है ना कह सकते हैं, मुझे तो डिवाइड करना है। डिवाइड करना है मतलब मुझे खुद को तोड़ना है, मैं खुद को तोड़ना चाहती हूँ और अपने अंदर से दो सेल निकालना चाहती हूँ। मैं क्या कहना चाहती हूँ कि मैं अपने अंदर से दो सेल्स निकालना चाहती हूँ। एक सेल आई, उसने कहा कि मैं अपने अंदर से दो सेल्स बनाना चाहती हूँ, तो उसने खुद को तोड़ लिया। ये इसे कहते हैं सेल डिवीजन। क्या कहते हैं, सेल ने खुद को डिवाइड कर दिया और कुछ नई सेल्स को जन्म दे दिया। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में जितनी भी पुरानी सेल्स थी ना, वो पुरानी सेल्स क्या करती रहती हैं, खुद को डिवाइड करती रहती है, खुद को तोड़ती रहती हैं और उनसे नई सेल्स बनती रहती हैं, उनका नंबर इंक्रीज होता है। जैसे 1 से 2 हो गई, अब ये 2 जब फर्दर डिवाइड करेंगी तो ये 2 से क्या बनाएंगी, 4 बनाएंगी, है इधर ये बना दी, ये इस तरीके से क्या होगी, 2 से 4 बनेंगी, फिर 4 से 8 बनेगी, फिर 8 से 16 बनेंगी। तो क्या हो रहा है, एक सेल थी उसने डिवाइड करा तो 2 नई सेल बनी, है ना, फिर उन्हीं 2 सेल्स ने फर्दर डिवाइड करा तो 8 सेल्स बनी। यानी इस तरीके से क्या हो रहा है, जो पुरानी सेल्स थी ना, वही खुद को डिवाइड कर करके क्या कर रही है, नई सेल्स को जन्म दे रही हैं। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि न्यू सेल्स, जो नई वाली सेल्स हैं, ठीक है, ये जो मेरी नई वाली सेल्स है, ये कहाँ से अराइज हुई? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, यानी कि जो पहले से, प्री मतलब पहले से, एग्जिस्ट करती है यानी कि है इस दुनिया में, जो सेल पहले से मौजूद है, वही सेल क्या करती है, डिवाइड करके फर्दर नई सेल्स को बनाती है। तो ये थी हमारी सेल थ्योरी, यानी कि सेल के बारे में जब डिस्कवरी हो गई तो 3 बातें हमारी दुनिया में बोली गई, जिनको बोला गया कि भाई कुछ नहीं, इनको कह दिया कि सेल थ्योरी है, क्योंकि ये बेसिक बातें थी तो इनको बोल दिया सेल थ्योरी। किस किसने दी थी? 3 साइंटिस्ट थे, श्लीडन एंड श्वान ने दी थी सबसे पहले 2 स्टेटमेंट। कौन से ईयर में? 1838 में और 1839 में। फिर रुडोल्फ वर्चो साहब आए हमारे, उन्होंने क्या करा, 1855 में, उनका भी ईयर लिख लीजिएगा, रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में तीसरा स्टेटमेंट हमको देने का कष्ट किया था। ठीक है, तो ये कौन थे? ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें सेल थ्योरी दी। ठीक है, अब इसके बाद एक वर्ड और आता है, 1-2 टर्म्स है, उन्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या है यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर क्या होते हैं? यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर, पहले से सुना भी होगा, नहीं सुना तो अब समझ लीजिए। यूनि का मतलब क्या होता है? यूनि का मतलब होता है सिंगल, यूनिवर्स यानी कि सिंगल वर्स, मल्टीवर्स यानी कि बहुत सारे वर्स। यूनि का मतलब होता है सिंपली सिंगल, ठीक है, यानी कि 1। तो यूनि का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, और सेल्यूलर का मतलब है सेल से।
ठीक है। तो अब मैं क्या कहना चाहती हूँ इससे, यूनिसेल्युलर से मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई हमारी धरती पर जैसे कि हम है ना, जैसे कि हम क्या है, हम तो दिखते हैं, हम बहुत बड़े हैं, जैसे कि मैंने कहा भी था कि हमारी बॉडी मिलियंस ट्रिलियंस सेल से मिल करके बनी हुई है, यानी कि बहुत सारी सेल्स हमारी बॉडी में है। और कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, जैसे कि होते हैं बैक्टीरिया, जैसे कि होते हैं फंगाई, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं यूनिसेल्युलर, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल के मिलकर के बने हुए हैं। कैसे, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल के बने हुए हैं, यानी कि एक ही सेल इनका सारा काम करती है। इन्हें किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं है, इन्हें हार्ट की जरूरत नहीं है, इन्हें लंग्स की जरूरत नहीं है, ये तो हमारे ऑर्गन्स है। ये इनमें क्या होता है, यूनिसेल्युलर, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ जीव हमारी धरती पर ऐसे भी हैं जो केवल और केवल सिंगल सेल में ही जिंदा है, जिनको बोल देते हैं हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर जो एक सेल होती है ना, ओनली वन सेल, केवल और केवल एक ही सेल होती है जो सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है, यानी कि वो क्या करेगी, वही हमारी सेल डाइजेशन भी कराएगी, वही सेल हमारी चीज़ों को सर्कुलेट भी कराती है, वही चीज़ हमारी रेस्पिरेशन भी कराती है, यानी कि ऑक्सीजन लेना वगैरह, ये सब काम केवल और केवल सिंगल सेल ही कर रही है। जैसे कि अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल दूं तो आएगा अमीबा, ठीक है। अमीबा आपने सुना भी होगा पहले, इर्रेगुलर शेप का ऐसे अमीबा होता है, ठीक है। तो अमीबा हो गया, और क्या हो गया, और हमारे हो गए बैक्टीरियाज, ठीक है, बैक्टीरियाज हो गए। एक नया सा नाम और है पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है। ये भी सिंगल सेल्युलर होता है, यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेल्युलर का मैं सिंगल सेल्ड भी बोल सकती हूँ, सिंगल सेल्ड या फिर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और इसी तरीके से एक और एग्जांपल याद रखिएगा जिसको बोलते हैं क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास क्या है, ये क्या है, ये भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। क्या है, कैसे है, ये आपको अभी नहीं पढ़ना, सिंपल याद रखिए कि ये कुछ 4 प्रजाति के लोग हैं, मतलब प्रजाति नहीं, 4 लोग हैं जो क्या है, सिंगल सेल होते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बैक्टीरियाज तो सारे ही हम कह सकते हैं कि यूनिसेल्युलर ही होते हैं, एक सेल के बने हुए होते हैं। अमीबा देखा है आपने, पैरामीशियम देखा है, क्लेमाइडोमोनास है, ये सब क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल सारा काम कर रही है, ठीक है। अब देखते हैं मल्टी सेल्युलर क्या होता है। तो भाई मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टी का मतलब होता है मैनी, मल्टी का मतलब क्या होता है, मैनी, ठीक है। और सेल्युलर का फिर वही मतलब, सेल्युलर का मतलब क्या हो गया, सेल, यानी कि जैसे कि हम है ना, हम क्या है, हम बहुत सारी सेल्स से मिलकर के बने हुए ऑर्गेनिज्म है। इसी तरीके से जो बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि आपने देखा डॉग है, कैट है, ट्रीज है, प्लांट्स है, ये सब क्या है, ये बहुत सारी सेल्स के मिलकर बने हैं, हमें दिखाई देते हैं। तो क्या कह सकती हूँ मैं कि ये सब क्या है, ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के बने हुए हैं। अब यूनिसेल्युलर को तो आप आंखों से नहीं देख सकते, है ना, आंखों से नहीं देख सकते, उनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं। और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की एक खासियत बताऊं, उनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो बहुत सारी सेल्स होने की वजह से हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करे जाते हैं, अलग अलग तरीके की सेल्स के द्वारा, यानी कि बहुत सारी सेल्स होती है ना, बहुत सारी सेल्स क्या करती हैं, कुछ सेल अलग अलग अपने ग्रुप बना देती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास 100 सेल्स थी, है ना, या फिर मैं कह सकती हूँ मेरे पास 1000 सेल्स थी, है ना। उसमें क्या हुआ, 100 सेल्स है ना 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब उनमें 100 सेल ने कहा कि मैं क्या करूँगी, मैं तुम्हारे खाने को डाइजेस्ट करूँगी, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, तुम ये 100 जो 100 सेल्स है 1000 में से इन्होंने क्या काम का संभाल लिया, हमारे डाइजेशन का काम संभाल लिया। उसके बाद कुछ सेल्स मेरे पास आती है, वो कहते हैं नहीं नहीं मैं तुम्हारी स्किन बना दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है चलो, बाकी जो 100 सेल हैं उन्होंने मेरी स्किन बनाने का काम कर दिया। इसी तरीके से अलग अलग 100 सेल्स आए, उन्होंने अलग अलग काम को बांट लिया। किसी ने कहा कि मैं तुम्हारी बोन बना देती हूँ, किसी ने कहा कि मैं क्या कर देती हूँ, मैं तुम्हारी स्किन को बना देती हूँ, किसी ने कहा मैं तुम्हारे मसल्स को बना देती हूँ, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, अलग अलग सेल्स ने करा। तो सेल्स ने क्या करा, एक ग्रुप को बना लिया, और उस ग्रुप को बोलते हैं हम टिश्यू। क्या बोलते हैं, टिश्यू। सेल्स ने बनाए हैं टिश्यू। अब टिश्यूज भी इसी तरीके से क्या हुआ, जैसे सेल थी तो सेल से क्या हुआ, टिश्यूज बने, यानी कि सेल्स का ग्रुप बन गया। अब उसके बाद क्या हुआ, टिश्यूज से बनते हैं हमारे ऑर्गन्स। क्या बनते हैं, ऑर्गन्स।
ऑर्गन्स कैसे, जैसे कि हमारे क्या है, ब्रेन है, ब्रेन एक ऑर्गन है, हार्ट है वो एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है। तो ये सब क्या है, ऑर्गन है, यानी कि बहुत सारे टिश्यूज ने मिलकर के ऑर्गन बना लिए और ऑर्गन्स ने मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बना लिया। ऑर्गन सिस्टम कैसे, जैसे कि हमारा क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, केवल स्टमक नहीं आता, आपका माउथ भी तो डाइजेशन में कहीं ना कहीं आपको चबाने में हेल्प कर रहा है ना, तो डाइजेशन में माउथ भी आ रहा है, अंदर ऐसी फूड पाइप होती है वो भी आती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, जिससे जैसे मैंने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम बना लिया। अब ये जो ऑर्गन सिस्टम है ना, ऐसी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही तैयार कर दिया जाता है। तो ये क्या है, ये हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसे सेल का डिवीजन होता है। अब क्या होता है, अलग अलग सेल्स हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसी वजह से अलग अलग शेप और साइज की सेल्स होती हैं हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेप की, डिफरेंट शेप्स की, यानी कि अलग अलग शेप की और डिफरेंट साइज की, यानी कि साइज भी वेरी कर सकता है, शेप भी वेरी कर सकता है, अलग अलग शेप और साइज की सेल्स हमारे पास होती हैं। अब ये अलग अलग शेप और साइज क्यों बनाना पड़ता है इनको, भाई अलग अलग शेप ऐसी नहीं बनाई है उन्होंने, क्यों नहीं बनाई है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे अलग अलग शेप कैसे हो सकती है, जैसे कि मैं आपकी मसल की सेल्स बनाती हूँ, ठीक है, ये एक तरीके की मसल की सेल्स होती हैं, ठीक है, ये है मेरी मसल की सेल्स। अब देख रहे हैं आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप। शेप नहीं ध्यान रखनी, चाहे स्पिंडल को मत भी नोट करो, सिर्फ ये देखो ये क्या है, ये है हमारी मसल सेल्स, ठीक है, मसल सेल्स, ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर मसल सेल्स होती है। ऐसी एक और सेल होती है, ठीक है, उनको बोलते हैं न्यूरॉन सेल्स, शायद आपने पढ़ा भी हो, ठीक है, न्यूरॉन सेल्स। देख रहे हैं ये क्या है, ये है मेरी न्यूरॉन सेल। आप देख सकते हैं एक ही सेल है, ये कितनी लंबी सी सेल है, और ये देख रहे हैं ये लीफ लाइक शेप की हमारी सेल है। तो अब क्या हुआ कि ये जो डिफरेंट शेप और साइज है ना, ये डिफरेंट शेप और साइज हमारी सेल्स क्यों बना रही है, ये डिफरेंट शेप और साइज इसलिए बना रही है क्योंकि इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। ये फंक्शंस के हिसाब से, यानी कि जिस तरीके का इनका काम है ना, उस हिसाब से अपनी शेप बनाती हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं न्यूरॉन सेल का काम होता है हमारी बॉडी में सिग्नल ट्रेवल करवाना। सिग्नल कैसे, आप भाई अपने ब्रेन को सिग्नल देते हैं ना कि मेरे को हाथ चलाना है, मेरे को पैर चलाना है, तो कहीं ना कहीं सिग्नल्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो ये सिग्नल किसके थ्रू ट्रैवल करते हैं, ये ऐसी बहुत सारी सेल्स हमारी बॉडी में होती है जिनको बोलते हैं न्यूरॉन सेल्स, ठीक है, न्यूरॉन सेल्स। अब बहुत सारी, मान लो हमारी पूरी बॉडी में नेटवर्क सा फैला होता है इसका, तो एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचानी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा लंबी होती है ताकि लॉन्ग रूट में ये हमारे सिग्नल को पहुंचा सके। यानी कि मैं कह सकती हूँ फंक्शन के हिसाब से इनकी शेप और साइज है। लंबी क्यों है, क्योंकि इनको क्या करना है, दूर तक ट्रैवल करवानी है हमारे सिग्नल्स को, इसलिए लंबी है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो अलग अलग शेप और साइज की सेल्स होती हैं, वो अलग अलग शेप और साइज उनके फंक्शन पर डिपेंड करता है। जिस तरीके का फंक्शन होगा उसी तरीके की उनकी सेल का शेप और साइज हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अभी तक देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी वगैरह कर ली थी। उसके बाद फिर हमने देखा कि सेल थ्योरी क्या होती है, फिर सेल थ्योरी हमने पढ़ ली। उसके बाद हमने देखा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। फिर हमने देखा डिफरेंट शेप और साइज क्या हो सकती है सेल्स की, ठीक है। अब क्या देखेंगे, अब देखिए, अब हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। अब माइक्रोस्कोप है ना, आपकी किताब में डायरेक्ट कोई भी टॉपिक नहीं दे रखा है, लेकिन इनडायरेक्टली आपकी जो किताब है ना उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम दे रखा है, एक्सप्लेन भी कर रखा है, पार्ट्स भी लेबल कर रखे हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में लिख रखा है कि इसके बारे में पढ़िए, ठीक है। तो हमारा परम कर्तव्य बनता है कि आप इनके बारे में पढ़ें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि माइक्रोस्कोप कौन कौन से होते हैं, किस तरीके के होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी, सिर्फ बेसिक बातें बताऊंगी, है ना। बहुत वैसे तो बहुत बेसिक्स हो सकता है इसके बारे में, यही माइक्रोस्कोप की बहुत डीप स्टडी हो सकती है, बट हम सिर्फ इतना पढ़ाएंगे जितना आपके लिए जरूरी हो, तो ठीक है। तो दो तरीके के आपको माइक्रोस्कोप पढ़ना है। पहला पढ़ना है लाइट माइक्रोस्कोप, या फिर मैं उसी बोलती हूँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दो माइक्रोस्कोप, कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
ठीक है, अभी इसका डायग्राम बना के दिखाऊंगी कैसा होता है। ठीक है, अब देखिए जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है ना, उसका दूसरा नाम होता है लाइट माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं इसको? लाइट माइक्रोस्कोप। आप अगर कभी आपके मैम आपको लैब में लेकर के जाएं या सर जो भी आपको पढ़ाते हैं स्कूल में, जब आप कभी लैब में जाएंगे ना, तो आपने कभी देखा होगा जो आपके पास जो नॉर्मल लैब में जो आपको माइक्रोस्कोप मिलता है वो ये वाला होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको बोलते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिए, जब भी आप इस वाले माइक्रोस्कोप के साथ काम करेंगे तो आप एक बात देखेंगे कि इस माइक्रोस्कोप को हमेशा धूप में रख के काम करवाया जाता है। धूप के बिना ये वाला जो हमारा माइक्रोस्कोप है ये काम नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ धूप में ही काम करता है, धूप में ही इसे चलाया जा सकता है, इसलिए इसे कहा जाता है लाइट माइक्रोस्कोप। और ये नॉर्मली जो हमारे लैब्स वगैरह होते हैं ना, नॉर्मली लैब्स में हमारे मिल जाता है ये वाला माइक्रोस्कोप, यानी कि नॉर्मली इंसान इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और साइज में ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इतना सा हमारा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो होता है। ठीक है, अब इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए फटाफट से मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ, तो रफली डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, एक ट्यूब जैसा बनाना है। ठीक है, ट्यूब जैसा बनाइए, एक रफली डायग्राम आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ से एक सी शेप का आपको स्ट्रक्चर निकालना है। कैसा? सी शेप का। फिर यहाँ से एक क्या निकालिए, रेक्टेंगुलर एक स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से स्टेज बना दीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा बनाया है क्योंकि हमको कोई ज्यादा इस पर कलाकारी तो दिखानी नहीं है। ठीक है, क्या बनाना है, हमको सिर्फ एक बार स्ट्रक्चर को देखना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली बहुत सिंपल सा डायग्राम बनाया है, बहुत ज़्यादा मैंने इस पर डिजाइनिंग भी नहीं करी है ना, सिंपल सा सिर्फ आपको समझने के लिए। अब देखिए इसमें मेन पार्ट्स देखिए, ये क्या होता है, ये जो आप मेन इसको देख रहे हैं ना, रेक्टेंगल से जो बनाया, इसको बोला जाता है बॉडी ट्यूब। क्या बोला जाता है? बॉडी ट्यूब। ठीक है, जिन स्ट्रक्चर के नाम बता रही हूँ सिर्फ वही याद रखना। अब ये जो आप गोल सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं सी शेप, ये इसको पकड़ने के काम आता है, इससे यहाँ से इसे पकड़ा जाता है, इसको बोला जाता है इसकी आर्म्स। ठीक है, आर्म्स से इसे पकड़ करके उठाया जाता है। ठीक है, आर्म से पकड़ करके आप इसे उठाएंगे। अब देखिए जहां से ये धरती के कांटेक्ट में रहेगा तो इस एरिया को बोला जाता है बेस। ठीक है, बेस है ये जो हमारे इसके कांटेक्ट में रहेगा। अब आप कह रहे होंगे भाई इस पे पढ़ेंगे कहाँ पे, वो चीजों को देखेंगे कहाँ पे? तो देखिए आप इस पर रखते हैं, ये जो स्टेज है ना, इसको बोला जाता है स्टेज। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो काला काला बनाया है, इसको बोलते हैं स्टेज। ठीक है, ये स्टेज पे क्या होता है, इस स्टेज पर आप जो भी चीज ऑब्जर्व करना चाहते हैं ना, वो इसके ऊपर रख करके देखी जाती है। स्टेज के ऊपर क्या करते हैं, कुछ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब्स होती हैं, है ना, उनके अंदर जो भी आप लिक्विड वगैरह रखना चाहते हैं या जो भी चीज़ रखना चाहते हैं वो उस स्टेज के ऊपर रखी जाती है। अब लेंस क्या है, लेंस आप ये देख लेंगे, ऐसे बहुत सारे लेंस होते हैं, घूमते रहते हैं, है ना, रिजोल्यूशन पावर के अकॉर्डिंग, कितना हाई पेनिट्रेशन में देखना है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये हमारे लेंस जो होते हैं ना, कई सारे लेंस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो लेंस होते हैं, ये भी लेंस है, ये भी लेंस है। अब एक चीज और रह गई, यहाँ पे जो मैंने गोल गोल क्या स्ट्रक्चर बनाया है, इनको बोला जाता है एडजस्टिंग नॉब। क्या बोला जाता है? एडजस्टिंग नॉब। ये एडजस्टिंग नॉब किस काम आते हैं, इनको घुमा घुमा करके, है ना, इनको घुमा घुमा करके चीजों को क्या फोकस करा जाता है और थोड़ा सा क्या करा जाता है, अगर बड़ा देखना है या छोटा देखना है उस हिसाब से एडजस्ट करा जाता है, इसलिए इसका नाम है एडजस्टिंग नॉब। घुमा घुमा के एडजस्ट करा जाता है। ठीक है, ऊपर वाली जो है ना, ऊपर वाली दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, जैसे ये है कोर्स नॉब। कौन सी है? कोर्स नॉब। इसका क्या मतलब है, यानी कि जब कोई मुझे चीज ऐसी देखनी हो, थोड़ा सा बड़े इन द सेंस बड़ा व्यू देखना हो, यानी कि उसको छोटा करके देखना हो इमेज को, तो उसको बोलते हैं कोर्स नॉब। और अगर बहुत ज्यादा फाइन इमेज देखनी है तो इसको बोला जाता है फाइन नॉब। इस फाइन नॉब से आप क्या कर सकते हैं, और ज्यादा फाइन हमारी इमेज को देख सकते हैं। तो देखिए फटाफट से देखिए, इस डायग्राम में आपको क्या क्या दिख रहा है। पहले एक ये बॉडी देखी आती है जिसके अंदर सारा तामझाम है, इसके अंदर लेंस वगैरह फिट होते हैं। तो ये क्या लेंस फिट नहीं होते, मतलब इसके अंदर सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप इनको घुमा सकते हैं, एडजस्टिंग नॉब वगैरह। तो ये क्या है, ये होती है बॉडी ट्यूब, ये भी ठीक है। इसके बाद क्या है, ये आपने सर्कल देखा, सी जैसा स्ट्रक्चर, ये है आर्म जिससे इसे पकड़ेंगे। ठीक है, बेस है जिससे धरती पर अटैच है, धरती पर रखा हुआ है मतलब। ठीक है, ये स्टेज है, इसके ऊपर आपको जो भी चीज ऑब्जर्व करनी है स्टेज के ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर लगे हुए होते हैं लेंस।
अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बनाऊंगी, अब इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे जहाँ पर ये स्टेज होता है ना, स्टेज के नीचे ऐसा होता है, स्टेज के नीचे ना इस तरीके से गोल सा है ना, इस तरीके से गोल हमारे पास क्या होता है, एक मिरर लगा हुआ होता है। स्टेज के नीचे एक मिरर लगा हुआ होता है। इसमें स्टेज में ना थोड़ा सा छेद भी होता है, यहाँ से वो सिस्टम लगा हुआ होता है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होता है, छेद होता है अंदर की साइड, जो अंदर से ना। अब ये मिरर किस काम का है, जब इसको धूप में रखते हैं ना तो मिरर को इस तरीके से एडजस्ट करा जाता है कि इसके ऊपर सनलाइट पड़े। जैसे यहाँ पे अगर मेरा सनलाइट पड़ रही है तो इस तरीके से सनलाइट पड़े इसके ऊपर, ऐसे आएगी सनलाइट हमारे मिरर के ऊपर, और मिरर इसे रिफ्लेक्ट करेगा स्टेज के ऊपर। स्टेज के ऊपर जो भी सामान रखा होगा ना, वो इस लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से हमको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि अगर लाइट नहीं होगी तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर कह सकती हूँ लाइट माइक्रोस्कोप काम करना बंद कर देगा। बात समझ में आ गई। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, नॉर्मली लैब्स में मिलने वाला हमारा माइक्रोस्कोप है, सनलाइट के प्रेजेंस में ही काम करता है, और उसकी जो मतलब पावर होती है ना, रिजोल्यूशन पावर, तो वो क्या कहते हैं, वो इतनी ज़्यादा फाइन नहीं होती है। अब इसके लिए ही आया हमारा दूसरे तरीके का माइक्रोस्कोप। कौन सा माइक्रोस्कोप, उस माइक्रोस्कोप का नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये वाला माइक्रोस्कोप यहाँ पे खत्म हो गया। अब दूसरा कौन सा आया, दूसरे तरीके का माइक्रोस्कोप आया हमारे पास, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये क्या है, ये क्या वाला है भाई, ये वो हमारे माइक्रोस्कोप है जिससे आप अपनी फाइन चीजों को भी देख सकते हैं, बहुत बारीक चीजों को भी, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं देख सकता था ना, वो ये वाला माइक्रोस्कोप देखने का काम आता है। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का काम करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। और ये ना बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, मतलब ऐसा नहीं होता नॉर्मली आप लैब में नहीं रख सकते, इतने बड़े बड़े, बिल्कुल बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, लार्ज इन साइज होते हैं, और इनको सनलाइट की भी जरूरत नहीं होती है, सनलाइट की जरूरत नहीं होती है, यानी कि ये एब्सेंस ऑफ लाइट में भी काम कर सकते हैं, एब्सेंस ऑफ लाइट में भी काम कर सकते हैं। अब एब्सेंस ऑफ लाइट में क्यों काम कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को यूज करते हैं जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन बीम। सिर्फ याद रखिए, ज्यादा दिमाग नहीं मारना है, इलेक्ट्रॉन बीम, सिर्फ नाम बता दिया है, इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, चीजों को देखने के लिए फाइनली। ठीक है, अब एक चीज और इसके बारे में क्या, कि इसकी जो रिजोल्यूशन पावर होती है ना, रिजोल्यूशन पावर यानी कि साफ साफ देखने की क्षमता, साफ साफ देखने की क्षमता जो होती है, रिजोल्यूशन पावर, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप इतना ज्यादा फाइन नहीं देख सकता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ज्यादा होता है, और इसीलिए इसको फाइन स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई ना भाई, इससे बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हुई। क्या बढ़िया बढ़िया चीजें हुई, हम तो बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो बायोलॉजी में क्या हुआ, जो हम सेल देख रहे हैं ना, सेल के और ज्यादा फाइन स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलने लगे। कौन कौन से फाइन स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलने लगे, जैसे कि हमने जो सेल में 3 बेसिक चीजें देखी ना, वो कौन कौन सी देखी, सेल की 3 बेसिक चीजें दिखाई। मतलब सेल, वैसे सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, आगे हम पढ़ेंगे उसके, बहुत सारे घर में घुस करके देखेंगे सेल के, भाई कौन कौन मेंबर है बताओ तुम्हारे घर में। ठीक है, तो सेल में क्या हुआ, सेल में पहले सेल के 3 बेसिक स्ट्रक्चर देखे गए, सेल के 3 बेसिक स्ट्रक्चर देखे गए, यानी कि एक सेल के अंदर ये 3 स्ट्रक्चर तो मिलेंगे ही। ठीक है, अब ये जो 3 स्ट्रक्चर थे ये कौन से थे, पहला मिला मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या बोला है भाई, सेल ऐसे बनाई थी ना मैंने, सेल ऐसे बनाई थी, ये सेल है, तो सेल की एक आउटर कवरिंग है ना, ये जो ब्लैक कलर से ब्लैक लाइनिंग है, तो इस आउटर कवरिंग को बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो कवरिंग है हमारे सेल की वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या होता है, अब इसके बीच में एक और मेन स्ट्रक्चर आता है जिसको मैंने हर जगह बनाती हूँ, जो आपने देखा होगा डॉट सा स्ट्रक्चर बीच में गोल गोल, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। और तीसरा जो स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला वो मिला साइटोप्लाज्म। क्या मिला, साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म क्या बोला है भाई, साइटोप्लाज्म इसके अंदर भरा हुआ एक लिक्विड होता है, सेल के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो 3 बेसिक स्ट्रक्चर कौन से हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और
साइटोप्लाज्म, ये 3 चीज़ें हमारी और ज़्यादा फाइनली हमें देखने के लिए मिली है ना। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे और ज़्यादा फाइन स्ट्रक्चर को देखना स्टार्ट करेंगे हमारी सेल के। ठीक है, तो अब आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे और सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।